तो Like इस nowadays जो है skin disorders में acne is the major problem. So how should we like treat it? सो जब भी एक्ने होता है, स्किन पे कोई एक्जिमा होता है, सोरियासिस होता है, या जो भी स्किन की डिजीज है वो मैनिफेस्ट हो जाती है स्किन पे जब मांस धातु इफेक्ट होती है. So like nowadays मैंने देखा है कि छोटे बच्चों की like लग जाती है चोट वगैरह. So जो उनके मॉम्स फिर होती है, so they give them like turmeric milk instead of like tetanus. वो डाइजेस्ट नहीं होता है, वो डायरेक्टली वॉश आउट हो जाता है एक्सक्रीशंस के थ्रू, Okay. बॉडी से आउट हो जाता है. तो ये कंप्लीट मिथ है. जब तक हल्दी के साथ एक पाइपरिन नामक पदार्थ है वो नहीं ऐड ऑन होगा तो हल्दी जो है वो अपना काम कर नहीं पाएगी. So like what you prefer more, like plant based aloe vera or like that packed aloe vera? देखो जो भी इजीली अवेलेबल है आपको, अगर तो प्लांट बेस्ड है तो वो भी सही है. ठीक है, ज्यादा फ्राइड चीजें नहीं खानी है, ज्यादा फास्ट फूड नहीं सेवन करना है. आजकल तो पर लोग रेडीमेड फूड्स खा रहे हैं. हेलो एवरीवन, वेलकम टू यंगिस्तान पॉडकास्ट. It's Manishka, your host and dost, and guess who I'll be interviewing today? Engineer, entrepreneur, or lawyer? No way. It's a doctor, Dr. Himanshu Sharma. So, Dr. Himanshu, just tell me something about yourself. पहले तो मैं शुरू करने से पहले अपने मेंटर, अपने गुरु, उनको याद करना चाहता हूँ जो कि पटियाला में प्रैक्टिस कर रहे हैं इस टाइम. तो ही इज़ एक्सपीरियंस्ड, 25 years of experience he is having. So he is a renowned personality in the field. तो उनसे काफ़ी कुछ सीखा, इंस्पायर हुआ. नॉट ओनली पढ़ाई बट लाइफ के लेसन्स भी, ये सब कुछ. तो उनका थैंक यू करना इज़ मस्ट शुरू करने से पहले. तो आज अभी तो इतना कुछ किया नहीं है लाइफ में, तो अगर आगे ब्लेसिंग्स रहेंगी तो बहुत कुछ अच्छा होगा और फॉर्चुनेटली अच्छा करेंगे कुछ लाइफ. So, what's your qualification profession? मैंने BMS की है, बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी. Okay. 2021 में पास आउट हुआ था मैं. तो उसके बाद कोविड टाइम चल रहा था तो थोड़ा टफ टाइम था तब तो देन आई जॉइंड डिप्लोमा इन एडवांस शार सूत्रा कोर्स. तो दिल्ली में था वो, तो वहाँ से शार सूत्र सीखा. And since how long you have been practicing in Ayurveda? मैं 3 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ. Okay. हाँ, और फिलहाल जॉब भी चल रही है साथ साथ, और खुद की प्रैक्टिस एक चैरिटेबल That's really OPD है, impressive. डिस्पेंसरी है एक, तो एक Okay. वहाँ पे अभी एक चैरिटी बेसिस पे चल रहा है प्रैक्टिस. Okay, so what is Ayurveda? Ayurveda basically is a way of life, how to live with in harmony to nature. Okay. तो आयुर्वेद एक बहुत ही ब्यूटीफुल साइंस है जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में दोबारा से आ गई है ड्यू टू सोशल मीडिया बोल सकते हैं, या एफर्ट्स बोल सकते हैं गवर्नमेंट के या हमारे प्रोफेशनल्स के, कुछ बढ़िया एफर्ट्स करना उनको. तो आयुर्वेदा एक वे ऑफ लाइफ है जो कि नेचर के साथ जुड़ के रहने में और अपना लाइफ को आगे स्पेंड करने में हमें सिखाती है कि कैसे आगे जीना है, रहना है. So how do you differ Ayurveda and other conventional medicines? या बेसिकली सबसे पहले तो कन्वेंशनल मेडिसिन की बात करूँगा कि कन्वेंशनल मेडिसिन जो है दैट ओनली डिपेंड्स अपॉन सिम्टम्स. और सिम्टोमेटिक चीज़ों पे वो ज़्यादा फोकस्ड हैं. दे डोंट गो टू अप टू रूट कॉज. Okay. And Ayurveda is totally different from them. We used to treat 3 doshas that are Vata, Pitta and Kapha residing in our body, and 7 धातुस are there. So जिसको हम 7 elements बोल सकते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र. ये 7 elements हैं. और 3 मल हैं बॉडी में, मूत्र, पुरुष एंड स्वेद, दैट इज स्वेट, फीकस एंड यूरिन. तो आयुर्वेदा बेसिकली पर्सनैलिटी को ठीक करने पे ज़्यादा फोकस्ड है Okay. रेदर देन सिम्टम्स को ट्रीट करने में. How do you implement the herbal remedies? या लाइक
हर्बल रेमेडीज़ को इम्प्लीमेंट करने में एज सच कोई डायग्नोस्टिक टूल्स नहीं है, बट वी हैव टू गो ऑन आस्किंग क्वेश्चंस टू पेशेंट्स। Okay. लाइक जैसे कि पहले भी बताया ना कि जो आयुर्वेद है वो दोषों पे डिपेंड करता है, 7 धातुओं पे डिपेंड करता है और मलों पे डिपेंड करता है। तो बेसिकली क्वेश्चंस पूछने होते हैं पेशेंट से जब भी पेशेंट हमारे पास रीच करते हैं, Okay. कि उससे फाइंड आउट करना होता है कि वेदर वात दोष इज इम्बैलेंस्ड और पित्त दोष इज इम्बैलेंस्ड और कफ दोष इज इम्बैलेंस्ड। So how does like Ayurveda helps in back pain, neck pain, body pain, right, and joint pain? या So what are the बेसिकली treatments of it? या बेसिकली जो भी नेक पेन्स, बैक पेन्स और जॉइंट पेन्स हैं, ये वात दोष के अंडर कंसिडर किए जाते हैं। Okay. जब भी वात दोष इम्बैलेंस होता है बॉडी में, तो वो क्या करता है, डीजनरेशन कॉज करता है, और डीजनरेशन कॉज होगी तो ऑब्वियसली पेशेंट विल फील पेन। Yeah. तो समटाइम्स इंटरमिटेंट पेन्स रहेंगी पेशेंट्स को, समटाइम्स रेगुलर पेन्स रहेंगी। तो So what type of like Ayurvedic herbs do you prefer as a treatment? या एज सच कुछ हर्ब्स हैं, थोड़ी हर्ब्स हैं जो बताना चाहूँगा। ये नहीं कि थोड़ी हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं। जैसे कि अश्वगंधा है, रासना है, शलाकी रासना है और गुगुल है। तो ये कॉमन हर्ब्स हैं कुछ जो कि मस्कुलोस्केलेटल डिजीज़ को काउंटर करने में हेल्प करती हैं। Oh, that's और really great. ज़्यादा इन चीज़ों पे आई गेस मैं नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि लोग चीज़ों को ना सोशल मीडिया पे सुन के, तो दे यूज टू इम्प्लीमेंट बाय Yeah. देमसेल्व्स, सो दैट सेल्फ मेडिकेशन इज समटाइम्स, नॉट समटाइम्स, मोस्टली दैट इज डिस्ट्रक्टिव। Yeah, So it can I'll be. not prefer to explain much of the drugs. So these are common, and Can you tell me about like most common factors about it? musculoskeletal. Yeah, about it. Okay. So बेसिकली मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स जो हैं आजकल तो लगभग मेल्स एंड फीमेल्स दोनों में कॉमन ही हैं। तो बेसिकली डाइटरी हैबिट्स जो हैं वो ज़्यादा मैटर करती हैं। आहार और विहार, आयुर्वेद में बोलते हैं आहार इज़ डाइटरी हैबिट्स एंड विहार इज़ हाउ यू आर स्पेंडिंग योर लाइफस्टाइल। तो आहार में हम जैसे ज़्यादा वातवर्धक आहार विहार ले लेते हैं। वातवर्धक आहार विहार मतलब ज़्यादा रूक्ष खाना, ज़्यादा लाइट फूड ले लेते हैं जब, तो दैट विल लीड टू बॉडी पेन्स, जॉइंट पेन्स एंड और उसके साथ ही आजकल जैसे हम सब जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं चीज़ों में। हाँ. तो हाँ, अगर हम लोग ज़्यादा वातवर्धक आहार विहार लेंगे और ये पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र्स वगैरह वाली डाइट्स जो हैं, फास्ट फूड्स जो हैं, इनको अवॉइड करेंगे, तो डेफिनेटली वी विल नॉट रीच अप टू दैट मच ऑफ पेन। और उससे क्या है कि जो भी मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स की पेन्स हैं या जो भी डिसऑर्डर्स हैं, उनको बढ़ने से रोका जा सकता है। Oh, that's really great. So कैसे टाइप के disorders like males और females में ज़्यादातर पाए जाते हैं? जैसे कि कॉमनली मस्कुलोस्केलेटल तो लगभग सब में सेम ही रहते हैं, Yeah. तो क्योंकि बॉडी स्ट्रक्चर ही सेम, बट या फीमेल्स में आ जाते हैं थोड़े गायनोकोलॉजिकल इश्यूज Okay. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ गर्भाशय, दैट इज यूट्रस, Okay. इन फीमेल्स। तो उसके डिजीज़ होते हैं, तो कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होते हैं, तो एंड मोस्टली डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सब तो आजकल कॉमन ही That's है really common मेल एंड nowadays. फीमेल में। हाँ. तो दैट इज़ ऑल बेसिकली एक हमने अपनी लाइफ को जीने का तरीका जो है ना वो काफ़ी चेंज कर दिया हुआ है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो चुका है, जिसकी वजह से ये सारी डिजीज़ जो हैं आजकल ज़्यादा कॉमनली हमें देखने को मिल रहे हैं। Okay, so जैसे आजकल स्किन डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, एक्ने, एक्जिमा, सोरियासिस, तो उसके लिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या है?
पहले भी जैसे हमने बात की कि आयुर्वेद, जैसे आपने पूछा इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है ना, तो आयुर्वेद ऐसे नहीं चलता है। आयुर्वेद कोई सिम्टोमेटिक पैथी नहीं है कि आपने पूछा कि इसका ट्रीटमेंट क्या है या क्या है। तो आयुर्वेद बेसिकली हमें पहले दोषाज रूल आउट करने पड़ते हैं। तो दोषाज को रूल आउट करने के लिए क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं पेशेंट्स को पहले कि जैसे वात को रूल आउट करना है तो पहले पूछेंगे कि इज देयर एनी ड्राइनेस इन द बॉडी, आपकी बॉडी हल्का फील कर रही है। बेसिकली वायु क्या है, हल्की है, वो नेचर में हल्की है वायु। तो उससे क्या पता चलेगा कि हाँ पेशेंट के अंदर वायु प्रकोपित है, यानी कि वात दोष इम्बैलेंस है। देन पित्त पूछेंगे कि इज देयर एनी बर्निंग सेंसेशन इन योर बॉडी, Okay. burning sensation in your feet, hands, or do you feel any is there any excessive sweat came out of your body? So that is basically to rule out pith. And what cough is, cough जो है वो है to rule out cough। हम पूछेंगे कि क्या आपको नोज़िया फील होता है, क्या कुछ खाने के बाद हैवीनेस सी रहती है बॉडी में, क्या आप लेथार्जिक रहते हैं, क्या आप सुस्त सुस्त रहते हैं काफ़ी। तो बेसिकली कफ को रूल आउट करने का ये ऐसे करके पूछ सकते हैं हम लोग पेशेंट से। Okay. तो उसी तरह से फिर मलों का पूछेंगे पेशेंट से वेदर ही इज़ कंफर्टेबल, कॉन्स्टिपेशन वगैरह तो नहीं है। फिर अगर कॉन्स्टिपेशन रहेगी तो दैट इज़ आल्सो प्रिडोमिनेंस ऑफ वात दोष। Okay. तो उससे मतलब वात दोष बढ़ेगा तो कॉन्स्टिपेशन रहेगी पेशेंट को, क्योंकि वात क्या करती है, इंटेस्टाइन का जो भी वाटरी कंटेंट है उसको सोख लेती है, जिससे जो फीकस है दैट बिकम्स रूक्ष एंड कॉन्स्टिपेशन इज देयर। तो आयुर्वेद जो है वो डिफरेंट मोड्स पे वर्क करता है। बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम पे वर्क करेगा, एक्सक्रीटरी पे वर्क करेगा। Okay. तो Like इस nowadays जो है skin disorders में acne is the major problem. Yeah. So how should we like treat it? सो एक्ने बेसिकली क्या है, जैसे कि पहले बताया, पहले दोषास को रूल आउट करना पड़ेगा। या और देन इसकी मतलब पैथोजेनेसिस कैसे क्रिएट होती है, लाइक कि सबसे पहले तो जो है दोषाज इम्बैलेंस होते हैं। वो जो हमारी 7 धातु में फर्स्ट धातु है दैट इज़ रस। वो रस धातु जो है वो रक्त को दूषित करती है, यानी कि टॉक्सिक करती है। अच्छा. देन दैट टॉक्सिन देन गोज अप टू मांस धातु, और मांस धातु जो है उसकी जो उपधातु है वो है त्वचा। और जब भी एक्ने होता है, स्किन पे कोई एक्जिमा होता है, सोरियासिस होता है, या जो भी स्किन की डिजीज़ है वो मैनिफेस्ट हो जाती है स्किन पे। जब मांस धातु इफेक्ट होती है तो उसकी उपधातु स्किन है। जो भी डिजीज़ होगी, एक्ने, सोरियासिस, ये सब, तो वो मैनिफेस्ट हो जाता है स्किन पे। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है आयुर्वेद का। So what does cause acne? Acne हो क्या था? एक्ने बेसिकली जो एक्ने है वो आजकल ज़्यादा बढ़ा हुआ है, क्योंकि वही है सिडेंटरी लाइफस्टाइल। आहार विहार जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है हमारा। वी आर कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू जंक फूड, वी आर कम्प्लीटली प्रोन टू ओवर ईटिंग। हम खाना खा के आते हैं, या एक्सेसिव इनटेक ऑफ शुगर। हमारा पहला भोजन अभी पचा भी नहीं होता कि हमें अगले भोजन को करने की अर्ज उठने लग जाती है अंदर। Like तो nowadays people are also having like midnight snacks and all. मिडनाइट स्नैक्स हैं, फिर मिडनाइट अवेकनिंग है, रात को जागना है इतना। तो दैट ऑल कॉजेज नॉट ओनली स्किन इश्यूज, दैट विल totally completely destroy a person's body. Okay. I got the reason. Yeah. So like Ayurvedic herbs like anti-aging में कैसे काम करती है? But this is the interesting topic. तो कुछ हर्ब्स हैं जैसे कि हल्दी है, नीम है और एलोवेरा है। Okay. तो सबसे पहले तो हल्दी की बात करेंगे कि जो हल्दी है ना वो हमारे टेक्स्ट में वर्ण्य गण में है। हल्दी और चंदन जो है हाँ जी. वो वर्ण्य गण में आते हैं। वर्ण्य गण एक क्लासिफिकेशन है।
तो उसमें सारा दिया गया है हल्दी का। तो हल्दी जो है वर्ण्य है, बेसिकली स्किन को लस्टर प्रोवाइड करती है, अच्छा। ठीक है, एंटी एजिंग में भी हेल्प करती है। जो नीम है वो रूक्ष होती है बेसिकली, जो कि वात और कफ का शमन करती है, यानी कि एक्सेसिव हीट और एक्सेसिव लेथार्जी। बट उससे क्या है कि वात दोष प्रकोपित होता है, तो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नीम का सेवन नहीं कर सकते हैं। बट यस, दैट इज़ एंटी एजिंग। Like, how should we intake it with like a paste or something or? या आजकल तो काफ़ी अच्छी कंपनीज़ हैं, जो साउथ इंडिया की काफ़ी अच्छी कंपनीज़ हैं जो कि बनाती हैं नीम के साथ रिलेटेड प्रोडक्ट्स। Yeah. तो बेसिकली नीम की छाल भी यूज़ होती है, नीम के पत्ते भी यूज़ होते हैं। तो वो डिपेंड करता है आपकी कंडीशन क्या है, आपका डिजीज़ क्या है। Okay. तो आई विल से कि डोंट टेक एनी रील और एनीथिंग दैट मच फॉर ग्रांटेड कि हाँ वहाँ ये बताया गया तो वी शुड डू इट, वी शुड मेक अ पेस्ट और वी शुड अप्लाई इट। ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए खुद से, जब तक कि आपको एक प्रोफेशनल बंदा गाइड ना करे इस चीज़ के लिए, बिकॉज काफ़ी चीज़ें देखनी होती हैं बॉडी में। सो लाइक नाउअडेज मैंने देखा है कि छोटे बच्चों के लाइक लग जाती है चोट वगैरह, सो जो उनके मॉम्स वगैरह होते हैं, सो दे गिव देम लाइक टर्मरिक मिल्क इंस्टेड ऑफ लाइक टेटनस इंजेक्शंस एंड ऑल। सो इज इट ट्रू और अ मिथ कि मतलब उससे ठीक हो भी जाता है? देखो, एक्चुअल में ये एक मिथ है कि चोट लग गई और हल्दी वाला दूध पिला दिया तो बेसिकली वो डाइजेस्ट नहीं होता है, वो डायरेक्टली वॉश आउट हो जाता है एक्सक्रीशंस के थ्रू, ओके। बॉडी से आउट हो जाता है। तो ये कंप्लीट मिथ है। जब तक हल्दी के साथ एक पाइपरिन नामक पदार्थ है वो नहीं ऐड ऑन होगा, तो हल्दी जो है वो अपना काम कर नहीं पाएगी। और बेसिकली जो भी किचन है हमारी घर पे, चोट लगती है तो तभी उठा के ऐड ऑन करके तो घोल के पिला देते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा उससे। तो जब तक पाइपरिन नाम का पदार्थ ऐड नहीं होगा साथ में, ये स्टडीज़ हैं, तो तब तक हल्दी एक्ट नहीं करेगी। कैन यू टेल अस मोर अबाउट पाइपरिन? पाइपरिन जो है दैट बेसिकली ओरिजिनेट्स फ्रॉम पेपर, ओके। ठीक है, उसका ही आगे एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में निकलता है वो। अच्छा। तो पाइपरिन उससे ही जनरेट होता है। So like, have you come across like some experience related to acne? Yeah, uh, I have some case studies related to allergy, Okay. जो कि जैसे पेशेंट खारिश करते हैं बॉडी पे, है ना, तो That's a common problem nowadays. बहुत ज़्यादा होता है। तो वो भी क्या है, वो भी एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल फॉलो करके जो है वो पनपी होती है, वो भी एक सारी दिक्कत जो है ना। तो बेसिकली उसमें सबसे पहले हम लोगों का यही रहता है कि पेशेंट को उसका लाइफस्टाइल मॉडिफाई किया जाए, उसको क्या खाना है क्या नहीं खाना है इस पे ज़्यादा फोकस किया जाए, रैदर देन गिविंग हिम अ बल्क ऑफ मेडिसिन। तो सबसे पहला काम ही, फोकस ही हमारा इस चीज़ पे रहता है कि हम कैसे लोगों की लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करने के लिए कैसे उनको क्या क्या रिकमेंड कर सकते हैं। बेसिकली उसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस ही आती हैं ज़्यादा। तो बहुत सारे केसेस हैं जैसे कि एलर्जी हो जाती है पेशेंट्स को, है ना, तो दे यूज टू खारिश करते रहते हैं बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया होता है, एंटी हिस्टामिन्स, एंटी एलर्जिक खा रहे होते हैं बेचारे, काफ़ी सालों से चल रहा होता है, तो उनको रिलीफ मिल नहीं पाता है उससे ना। तो क्या है कि उसमें हम लोग पहले दोष रूल आउट करते हैं, कौन सा दोष प्रीडोमिनेंसी है, फिर उस अकॉर्डिंग हम लोग उनकी शोधन थेरेपी कर सकते हैं या शमन थेरेपी कर सकते हैं। Well, I have heard, मैंने सुना है कि होम्योपैथिक भी काम आती है। एक्चुअली होम्योपैथी के बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आयुर्वेद है, तो और मैंने आयुर्वेद पे ही ज़्यादा फोकस्ड हूँ, ज़्यादा काम आयुर्वेद पे चल रहा है, उसी में इंडल्ज हूँ ज़्यादा। तो आई डोंट नो अबाउट होम्योपैथी मच, सो माइट बी दे वर हैविंग समथिंग, और कुछ भी है होगा उनके पास भी। तो लाइक कैन यू टेल अस लाइक प्रॉपर यूज ऑफ एलोवेरा? क्योंकि लोग ना लाइक चाहते हैं पौधे में से काट के, लाइक दे डोंट इवन नो लाइक हाउ टू क्लीन इट और समथिंग। नहीं, ऐसे है कि जो एलोवेरा है, आपने बोला कि काट के लगा लेते हैं, तो ठीक है, लगा लेनी चाहिए अगर तो वो यूज़ कर रहे हैं, ऐसे कर सकते हैं यूज़ वैसे।
बट यूज़ करने के बाद वॉश भी करनी चाहिए, वॉश आउट करके। और एलोवेरा जो है वो बेसिकली एंटी एजिंग में काफ़ी ज़्यादा अच्छी ड्रग है। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि आजकल एलोवेरा के जूसेस भी आते हैं, तो एलोवेरा क्या है, उसमें ना एंटीऑक्सीडेंट्स काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, मिनरल्स काफ़ी मात्रा में होते हैं, एंटी एजिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है एलोवेरा जो है। तो एलोवेरा एक अच्छी ड्रग है, ठीक है, आपकी स्किन के डेड सेल्स, रफ सेल्स को एलिमिनेट करने में हेल्प करती है एलोवेरा। तो एलोवेरा के जूसेस, एलोवेरा को अप्लाई करना, एलोवेरा को प्योर फॉर्म में आजकल तो कंपनीज ने काफ़ी अच्छी मेडिसिन भी बना दी हैं। तो एलोवेरा इज़ अ गुड ड्रग, सो यूज़ like कर लेनी what you prefer more, like plant based aloe vera or like that packed aloe vera? देखो, जो भी इजीली अवेलेबल है आपको, अगर तो प्लांट बेस्ड है तो वो भी सही है। अगर तो कंपनी ने कुछ मॉडिफिकेशंस करके बनाई हैं, उसके पूरे प्रॉपर रिसर्च पेपर्स हैं, अगर वो सब कुछ जो भी मापदंड होते हैं एक ड्रग को मार्केट में उतारने के लिए, अगर उन पे बेसिकली प्रूवन है वो चीज़, तो डेफिनेटली वी शुड यूज़ दैट। देयर इज़ नो हार्म इन यूजिंग दैट। जैसे आजकल के डाइजेस्टिव प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है लोगों को, लाइक एसिड हो जाता है, डायरिया एंड ऑल, सो आयुर्वेदा उसमें कैसे हेल्प करेगा उनको? बेसिकली जैसे कि पहले भी हमारी डिस्कशन चल रही है इस पे, सबसे पहले कि लाइफस्टाइल में क्या चल रहा है लोगों के, है ना। लाइफस्टाइल इज़ टू मच पोल्यूटेड नाउ अ डेज, कि लोगों को चीज़ें समझाने में बहुत टाइम लग जाता है कि ये नहीं वो। आयुर्वेद का टोटली डिफरेंट कंसेप्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने का। तो बेसिकली हम लोग अग्नि पे काम करते हैं। व्हाट इज अग्नि? अग्नि जो है वो हमारी डाइजेस्टिव फायर है, जो कि एब्डोमेन में रहती है, जठराग्नि। सो देर आर 13 अग्निज। पहली तो जठराग्नि है, देन धात्वाग्निज है, एंड देर आर 5 भूताग्निज। तो 13 अग्निज हैं जो कि टोटल मेटाबॉलिज्म में को कवर करती हैं हमारी बॉडी के। तो देर आर 13 अग्निज जो कि हेल्प करती हैं मेटाबोलाइज करने में फूड को, और जो भी हम लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं एक्सक्रीशंस में, उस चीज़ को सही करने में जो अग्नि है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट इन आवर ब्रांच। ओके, सो आप डाइटरी रिकमेंडेशंस देना चाहते हो लाइक डाइजेस्टिव हेल्थ के ऊपर? या सबसे पहले तो, जैसे पहले भी बात चली रही है, ये कॉन्टिन्यूसली चल रही है कि सबसे पहले तो डाइटरी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना पड़ेगा हमें अपनी गट हेल्थ, डाइट को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। ज़्यादा रूखा भोजन नहीं करना है, ठंडा भोजन नहीं करना है, ठीक है। ये ओवन में कुक की हुई चीज़ें, इनको ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, ठीक है। ज़्यादा फ्राइड चीज़ें नहीं खानी है, ज़्यादा फास्ट फूड नहीं सेवन करना है। आजकल तो पर लोग रेडीमेड फूड्स खा रहे हैं, तो उसके दुष्परिणाम फिर दिख ही रहे हैं सोसाइटी में। या पीपल आर गेनिंग अ लॉट ऑफ वेट। या बट फिर भी लोग नहीं सुधर रहे, तो जल्दी वापस आना पड़ेगा उनको। तो कोई गेट हेल्थ के लिए आप कोई आयुर्वेदिक हर्ब्स या फिर थेरेपीज बताना चाहोगे? हाँ जी, बिल्कुल। गट हेल्थ के लिए बेसिकली त्रिकटु आता है। त्रिकटु है एक क्लासिफिकेशन में। ओके। तो दैट इज़ 3 चीज़ें हैं उसमें, शुंठी, मरीच और पिपली, ठीक है। और क्या करती हैं ये सब कि गट डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए 2-3 चीज़ें हैं चीज़ें हैं जो हमें करनी पड़ती हैं। दैट इज़ दीपनीय पाचनीय औषधियों का रिकमेंडेशंस, और वात अनुलोमनीय औषधियों का रिकमेंडेशन। दीपनीय से क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, दीपनीय क्या है कि जो दीपनीय ड्रग्स हैं, दैट इज़ जो हमारी डाइजेस्टिव फायर है उसको कैसे मेंटेन रखे, समअवस्था में कैसे रखे, तो दैट इज़ दीपनीय। पाचनीय इसकी कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जो भोजन को मेटाबोलाइज करे ठीक तरीके से। और वातानुलोमनीय का मतलब है कि जो एक्सक्रीशंस
आउट होनी है बॉडी से, तो ऐसी जो ड्रग्स हैं उनका सेवन किया जाए तो जो भी एक्सक्रीशंस हैं जैसे कि फीकस, यूरिन और इसको कैसे आउट किया जाए, ये सब आ जाती हैं दीपनीय, पाचनीय और वात अनुलोमनीय ड्रग्स में। तो ऐसी ड्रग्स यूज़ करनी चाहिए जो इजीली डाइजेस्टेड हों, जो इजीली मेटाबोलाइज कर दें, नॉट कि और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दें गट हेल्थ को। फास्ट फूड अवॉइड करो, ठीक है, फ्राइड फूड अवॉइड करो, बेक्ड फूड अवॉइड करो जितना हो सकता है। तो ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ज़्यादा अच्छे से हम लोग और उसको साथ में ऐड ऑन करके ना ज़्यादा अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं लोगों को। बट आजकल लाइक ट्रेंड चल रहा है लेस के अंदर, यू नो, लाइक दे कट वेजीज एंड ऑल, और दे पुट एग और प्लास्टिक में वो पका देते हैं लाइक हीट एंड ऑल करके, तो दैट कुड बी लाइक वेरी हार्मफुल। या दैट इज हार्मफुल, दैट कुड बी, नहीं, वो हार्मफुल ही है। हाँ, बिकॉज लाइक प्लास्टिक आप उसमें खाना मिक्स करके खिला रहे हो, राइट? तो वही है ना, अब प्लास्टिक जो है उसको डीजनरेट होने में कितने साल लग जाते हैं, ठीक है। तो अगर ये सब चीज़ें लोग कर रहे हैं तो डेफिनेटली दे आर गिविंग रिंगिंग बेल्स टू डिजीजेस, ऑब्वियसली। या सो लाइक कौन सा एज ग्रुप ज़्यादा प्रोन करता है हाँ, इन डिजीजेस? आजकल तो बेसिकली हर एज ग्रुप ज़्यादा इफेक्टेड है ही है, कि ये कोई पर्टिकुलर नहीं है। बट यस, मोस्ट प्रॉबेबली एक तो जब भी हमारे घर में बुजुर्ग हैं ना, वो ज़्यादा डाइजेशन की समस्या से ग्रसित रहते हैं, क्योंकि एक तो उनकी जो पर्सनैलिटी है, बेसिक बॉडी की नेचर है, वो जो है वातज हो जाती है, दैट इज़ रूक्ष हो जाती है, हल्की हो जाती है, वो चीज़ों को मेटाबोलाइज टाइम पे नहीं कर पाते हैं। हाँ, तो बेसिकली ज़्यादा प्रोन हमारे बुज़ुर्ग हैं घरों में, तो वो ज़्यादा प्रोन हैं अपनी डाइजेस्टिव इश्यूज़ के लिए, क्योंकि कॉन्स्टिपेशंस भी उनको ही ज़्यादा रहती हैं, ठीक है। फिर स्किन इश्यूज़ भी आ जाते हैं उनको, देन मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज़ भी उनको आ जाते हैं। दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ वायु, क्योंकि ओल्ड एज में जाके जो वायु है वो अपनी पूरी प्रीडोमिनेंट स्टेज में हो जाती है। तो जो बच्चे हैं वो कफ प्रीडोमिनेंट होते हैं, जो यंगस्टर्स हैं दैट आर मोस्ट प्रीडोमिनेंट टू पित्त दोष, क्योंकि जैसे बोलते हैं ना कि गर्म खून है, तो दैट गर्म खून इज़ की जवानी में, जो यंग एज में पित्त दोष जो है बॉडी में, वो अपनी पूरी चरम सीमा पे होता है। इसलिए ही यंगस्टर्स को ज़्यादा आजकल नहीं, पहले भी आता था, गुस्सा आता है। तो ओल्ड एज में देन आ जाती है ओल्ड एज, तो ओल्ड एज में क्या है, वायु की प्रीडोमिनेंस ज़्यादा हो जाती है, जिस वजह से बुज़ुर्गों को ज़्यादा मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, गट इश्यूज़ आ जाते हैं, डाइजेशन के इश्यूज़ आ जाते हैं, स्किन के इश्यूज़ आ जाते हैं, रेस्पिरेटरी इश्यूज़ भी आ जाते हैं। सो कम्प्लीटली जो देखा जाए तो ज़्यादा प्रोन है हमारे बुज़ुर्ग घरों में। ओके। मेल्स और फीमेल्स में लाइक कैसे टाइप के डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो सकते हैं? देखो, मेल्स एंड फीमेल्स में एज सच कोई भी अलग से इश्यूज नहीं होते हैं डाइजेशन को के रिगार्डिंग, बट येस, फीमेल्स आर मोर प्रॉन टू डाइजेस्टिव इश्यूज बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग, ओके, बिकॉज ऑफ एंग्जाइटी इश्यूज एंड दैट्स अ कॉमन थिंग। हाँ, तो ये सब जब ओवर थिंक करते हैं, एंग्जाइटी होती है, तो ओवर थिंकिंग करने से क्या होता है, वायु बढ़ती है, ठीक है, और एंग्जाइटी होने से क्या होता है, पित्त बढ़ती है। तो ओके, हमें सम अवस्था चाहिए ना दोषों को मेंटेन करने के लिए, सो आई तो नीड उसके लिए ट्रीटमेंट फॉर हाँ, दिस? उसके लिए योगा कर सकते हैं, ओके, ठीक है, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन का यूज़ कर सकते हैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। तो बेसिकली जो हर्ब्स हैं दैट आर त्रिकटु, उसमें आ जाती है शुंठी, मरीच, पिपली, जो कि दीपनीय, पाचनीय भी है, वात अनुलोमनीय भी है। बट वही है ना, अब वो त्रिकटु को ऐसा सच बोल दिया गया है, तो उसको यूज़ ऐसे नहीं करना होता है, प्रॉपर पर्सनैलिटी देख के कि कौन से दोष की प्रीडोमिनेंसी है, हाँ जी, कौन से दोष की प्रीडोमिनेंसी नहीं है। अगर मान लो किसी की बॉडी में ज़्यादा एक्सेस में हीट बढ़ी हुई है, तो उसको हम मरीच का त्रिकटु दे देते हैं, तो वो और ज़्यादा उसको बढ़ा देगा। तो
हर चीज़ जो है वो हर एक की बॉडी टाइप जो है, बॉडी टाइप हर एक पर्सन की अलग होती है। तो जब पर्सनैलिटी अलग है, बॉडी टाइप्स अलग हैं, हर चीज़ आप नहीं डाइजेस्ट कर सकते। कोई चीज़ आप डाइजेस्ट कर सकते हो, कोई दूसरा अलग से कुछ और डाइजेशन में जिसको इजीली डाइजेस्ट हो जाती हैं लाइक चीज़ें। सबके सिम्टम्स एंड ऑल हाँ, अलग 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 है। हैं, बॉडी हाँ, टाइप्स अलग अलग हैं। ठीक तो है। आयुर्वेद जो है वो सिम्टोमेटिकली रिलीफ नहीं दे सकता कभी भी। और जो ये आजकल मार्केट में चला हुआ है, मार्केटिंग वाला काम, सब कुछ आयुर्वेदिक दवाइयों को बेचने का काम है ना, या हर्बल रेमेडीज, पता नहीं क्या क्या चल रहा है मार्केट में। तो हाँ, ये सब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आई गेस अच्छी चीज़ें हो सकती हैं उनके लिए, बट अगर सोसाइटी के लिए कुछ करना है, सोसाइटी को कुछ दे के जाना है आयुर्वेद की तरफ से, तो उसको पूरा स्टडी घुसना पड़ेगा अंदर, थॉरली स्टडी करनी पड़ेंगी चीज़ें कि बॉडी टाइप्स, हर एक बॉडी टाइप जो है वो अलग है, हर एक चीज़ हर एक पर्सन को नहीं सूट करती है। तो काफ़ी चीज़ें हैं। तो फिर आप कोई आयुर्वेदिक रेमेडीज देना चाहेंगे रेस्पिरेटरी के लिए? मेडिकेटेड ऑयल्स आते हैं, ठीक है। तो जैसे हम जानते हैं कि पुराने टाइम पे हमारे बुजुर्ग जो है वो सरसों के तेल को गरम करके तो नॉस्ट्रिल्स में इंसर्ट करते थे, तो अंदर को खींचते थे, तो दैट इज़ बेसिकली प्रतिमर्शनस्य। तो वो एक अच्छा इफ़ेक्टिव चीज़ है जो कि लोग यूज़ कर सकते हैं। और मेडिकेशन की फॉर्म में ऑयल आता है जो कि सबसे बढ़िया यूज़ किया जाता है, अणु तेल करके आता है वो। तो अणु तेल जो है वो काफ़ी हद तक अच्छे रिजल्ट्स देता है कंजेशंस में। मेध्य भी है, मेध्य यानी कि ब्रेन के लिए भी अच्छा है वो। तो जितनी भी हमारे स्रोतस हैं, प्राणवय स्रोतस, उनमें जाके चैनलाइज हो जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाता है। तो सो अणु ऑयल्स तेल आर इज मच गुड। बेटर, या राइट? तो योगा और मेडिटेशन रेस्पिरेटरी के लिए किस तरफ से हेल्प करती है? हाँ जी। तो बेसिकली योगा जो है वो एक तो लंग एक्सपेंशन बढ़ाती है। ओके। लंग्स को, जो वो हमारे प्राणवायु स्रोतस में कोई भी डिफॉर्मिटी है या कुछ भी अनवांटेड चीज़ें चल रही हैं, तो वो उसको काउंटर करने में हेल्प करता है। ओके। एंड मेडिटेशन जो है वो आई गेस सबसे बढ़िया है रेस्पिरेटरी डिजीज़ को काउंटर करने में ना, क्योंकि माना जाता है कि अगर हम मेंटली स्टेबल रहेंगे मेडिटेशन करके, तो जो हमारी प्राणवायु स्रोतस हैं वो भी अच्छे से वर्क करेंगे, कामली चलेंगे वो भी। तो योगा एंड मेडिटेशन करने चाहिए सबको। एक्सरसाइज से ज़्यादा आसान है। या डेफिनेटली। सो तो क्या कहते हैं, बेनिफिट्स क्या हैं अगर हम आयुर्वेदिक और मॉडर्न ट्रीटमेंट्स को साथ में करें? देखिए, गवर्नमेंट ने ना एक्चुअल में पब्लिश की थी डिस्पेंसरीज, ओके। जहाँ पे आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और एलोपैथिक डॉक्टर कंबाइनली सर्व करने के लिए गवर्नमेंट ने अपॉइंट करने के लिए बनाया था एक विंग। बट ड्यू टू, कह लो कि एक दूसरे की पैथी में इंटरेस्ट ना होने के कारण या ईगो क्लैशेस होने के कारण, तो गवर्नमेंट उस चीज़ को आगे बढ़ा नहीं पाई पूरा प्रॉपर ना। तो अगर एलोपैथी और आयुर्वेद आई गेस अगर कंबाइन करके एक दूसरे की जो प्रिंसिपल्स हैं उनको समझ के हम लोग अगर सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहें, तो जो आजकल कुछ चीज़ें जो हैं पॉसिबल नहीं हो पा रही एलोपैथी के लिए, वो आयुर्वेद की हेल्प से हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि हाँ, एक सोसाइटी को एक अच्छी चीज़ प्रोवाइड करने में हम हेल्पफुल हो सकते हैं। एंड बेसिकली देखा जाता है कि पेशेंट आईसीयू में एडमिटेड रहता है तो उसको आरटी फीड दी जाती है। हाँ। आरटी फीड यानी कि नेजोगैस्ट्रिक फीड जो है, नाक के थ्रू एक ट्यूब डाली जाती है, ओके। तो दी जाती है वो। उससे क्या होता है कि कई बार वो बैक फ्लो करती है, तो जो भी फूड हमने दिया होता है लिक्विड फॉर्म में वो बैक आउट आता है। बैकआउट। ठीक है। तो बेसिकली वो क्या चीज़ इंडिकेट कर रही है कि पेशेंट की अग्निमांद्य है। ठीक है, जिस वजह से वो लिक्विड डाइट जो भी दी गई है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हुई, एंड दैट इज कमिंग आउट ऑफ दैट ट्यूब, है ना।
तो अग्नि मानदेय का कॉन्सेप्ट जैसे एलोपैथी के पास नहीं है, तो अगर चीज़ों को कंबाइन करके चला जाए तो सोसाइटी में अच्छा सुधार आ सकता है। और तो बाकी ईगो क्लैशेस ना हो, एक दूसरे को समझा जाए, प्रिंसिपल समझे जाएं, सुपीरियरिटी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अगर ना हो, तो आई गेस कि हमारी पैथी है, इंडिया की पैथी है, तो इसको एमबीबीएस वाले एलोपैथ वाले भी सीख सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो ईगो क्लैशेस की वजह से है ये सब कुछ, नहीं तो कंबाइंड तो हो ही सकता है सब कुछ। क्या पेशेंट को डायग्नोज करने से पहले एमआरआई सीटी स्कैन ज़रूरी होता है? लाइक डू यू रेफर इट? यस, इन फ्यू केसेस जहाँ लगता है कि चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं या जो भी इम्बैलेंस चल रहा है बॉडी में, हाँ. वो कुछ और पैथोलॉजी क्रिएट कर सकता है, तो डेफिनेटली चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए और रखना ज़रूरी है, राइट? या ओके। तो क्या चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ हैं आयुर्वेदिक को लेके? देखिए, चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं अभी भी, बट एज़ कंपेयर टू पुराने टाइम के कंपैरिजन में अगर अभी देखा जाए तो काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट हुई हैं, बट उस कदर हमारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो डेवलप नहीं हो पाए कि हम लोग अच्छे से अपने आप को प्रूव कर पाएँ लोगों को, है ना, लोगों के बीच जा पाएँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है और आई गेस हम लोग तो अभी 10% पॉपुलेशन तक भी रीच नहीं कर पाए हैं आयुर्वेद को लेके। तो दैट इज़ ड्यू टू लैक ऑफ रिसर्च, ड्यू टू लैक ऑफ फैसिलिटीज़। ठीक है, अभी भी काफ़ी ज़्यादा प्रूव करने की नीड है आयुर्वेद वालों को हमें। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट का ध्यान उस पर आ चुका है, अब उस पर गवर्नमेंट डेडिकेट हो चुकी है और गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स डेवलप भी कर दिए हैं। Okay. तो CRIA है, जैसे एक पटियाला में है, एक नॉर्थ इंडिया का मंडी में है, एक दिल्ली में है आई गेस। हाँ. तो काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स गवर्नमेंट ने अपनी ओर से बनाए हैं ताकि रिसर्च वर्क अच्छे से हो सके। तो अभी भी काम करने की बहुत ज़्यादा नीड है आयुर्वेद के रिगार्डिंग, ताकि आयुर्वेद जो है जन जन तक पहुंच सके। अब जैसे कि लाइक मेडिसिन होते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन, तो लाइक जी। डू दे गेट लाइसेंस और समथिंग? हाँ जी, बिल्कुल। जब 2014 में नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी तो उन्होंने एक अलग से मिनिस्ट्री बनाई थी इसके रिगार्डिंग, दैट इज़ आयुष मिनिस्ट्री। तो आयुष मिनिस्ट्री जो है वो सारा करिकुलम देखती है, आयुष मिनिस्ट्री ही जो है वो लाइसेंस प्रोवाइड करती है। ओके. और उसके लिए मतलब काफ़ी ज़्यादा मापदंड हैं जो उनको फार्मेसीज़ को फुलफ़िल करने पड़ते हैं एक फार्मास्यूटिकल। Like is it possible कि like without license and all they sell Ayurvedic medicines? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बिना लाइसेंस के अपनी मेडिसिन्स को सेल किया जा सके। ठीक है, क्योंकि आजकल तो मार्केट में बहुत सारे क्वैक्स बैठे हुए हैं सच जो में. कि आयुर्वेदिक मेडिसिन्स के नाम पे पता नहीं मिट्टी खिलाए जा रहे हैं लोगों को, क्या खिला रहे हैं वो लोग कुछ नहीं पता है, उसका कोई भी प्रूवन रिसर्च नहीं है, कुछ रिसर्च पेपर नहीं है। तो मैं तो जो भी हमारा पॉडकास्ट देख रहा है उसको यही रिकमेंड करूँगा कि डोंट ट्रस्ट ब्लाइंडली। आयुर्वेद जो दिखाया जाता है आयुर्वेद वैसा नहीं है। पेशेंस रखिए, ठीक होना चाहते हैं तो आयुर्वेद बहुत अच्छे से आपको ट्रीट करने में सक्षम है। कोई भी ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद पिछड़ी पैथी है या कुछ भी है। तो एक अच्छे फिजिशियन के पास जाइए, उससे परामर्श लीजिए, सलाह लीजिए कि क्या कैसे ठीक हो सकते हैं, आप ठीक कर भी सकते हैं हमें या नहीं, क्योंकि देखिए हर पैथी की ना एक लिमिटेशन है। और अगर हम बोल दें कि हम कैंसर ठीक कर देंगे तो दैट इज़ नॉट इन आवर फेवर। ठीक है, क्योंकि कैंसर नाम का कुछ भी अभी तक हम प्रूव कर नहीं पाए हैं। तो बेवजह फालतू की फड़े मारने से अच्छा है कि जो चीज़ हम लोग कर सकते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दें, उस पर अपना रिसर्च वर्क कंप्लीट करें, उस पर फोकस्ड रहें। जो चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं उनसे पंगे ना लिए जाएं तो ज़्यादा अच्छी चीज़ है।
बेसिकली अभी फॉरेन में भी रिसर्चेस चल रही हैं कैंसर के ऊपर, आयुर्वेदिक हर्ब्स को लेके। तो हम लोग पैलिएटिवली ट्रीट कर सकते हैं साथ साथ कैंसर को, बट अगर कोई बोले कि हाँ कंप्लीटली आयुर्वेद ने ही कैंसर ठीक कर दिया है, तो आई गेस कि वो सही नहीं है। जैसे कि आजकल क्या होता है आयुर्वेदिक के नाम पे लाइक दे गिव यू वेट लॉस वेट गेन टाइप की मेडिसिन, सो उससे क्या मतलब आर दे हानिकारक फॉर द बॉडी? हाँ हाँ बिल्कुल। वो जैसे कि हम पहले शुरू से ही बात करते आ रहे हैं दोषों की, है ना, तो कौन सा दोष प्रकोपित है, कौन सा दोष प्रकोपित नहीं है, कौन सी टॉक्सिसिटी किस लेवल तक बढ़ी हुई है बॉडी में, वो सब चीज़ों को देख के एक प्रोफेशनल के साथ कंसल्ट करके ही आई गेस आपको या किसी को भी अपना ओबेसिटी कम करने के लिए मेडिसिन लेनी चाहिए, ना कि एक ऐड देख के, बिकॉज दे आर सेलिंग यू द प्रोडक्ट्स और दे आर गिविंग, मतलब उन्होंने मार्केटिंग से कमाना है, जो भी कमाना है, तो आपको वो कुछ भी दे सकते हैं। तो डोंट बिलीव देम ब्लाइंडली, आई विल से। तो इसलिए एक अच्छे प्रोफेशनल आयुर्वेदिक फिजिशियन के पास जाइए आप, ताकि आप अपना अच्छे से बढ़िया से डायग्नोज करवा पाएँ कि वेदर इट इज़ ओबेसिटी और समथिंग एल्स, क्या है वो। तो डोंट बिलीव ब्लाइंडली। Okay, so what is the risk of infringement of intellectual property in your practice where and how you safeguard it? हाँ, बेसिकली पहले इस चीज़ का था कि अमेरिका ने हल्दी को पेटेंट करवा लिया था, तो उसके पीछे मीडिया में भी काफ़ी उथल पुथल चली थी, काफ़ी टाइम पहले की बात है ये। तो फिर गवर्नमेंट का जब जाग खुली गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट ने अपने टेक्स्ट का हवाला दिया कि हल्दी इज़ आर प्रोडक्ट, कि हमारे टेक्स्ट में ऑलरेडी प्रूवन फैक्ट्स हैं उसके। तो फिर जाके हल्दी को वापस लिया गया, ठीक है। और बेसिकली अभी तो फ़िलहाल गवर्नमेंट की जो भी वो चल रही हैं रिसर्चेस वगैरह, तो गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा मतलब जागरूक है कि कोई भी फॉरेन की बॉडी, कोई भी फॉरेन डिप्लोमेट्स या जो भी कुछ भी है, वो हमारी चीज़ों को अपने तरफ ना खींच के ले जा पाए। तो गवर्नमेंट अभी तो काफ़ी जागरूक है इन चीज़ों पे। तो होपफुली कि अभी जो इन्फ्रिंजमेंट का खतरा है वो अभी तो बहुत ही कम है। तो दैट्स इट। So today we got to know briefly about Ayurveda and its pros and cons, and thank you Dr. Himanshu Sharma for telling us more briefly about it. Anything you would like to say? बस मैं आपके प्लेटफॉर्म का थैंक यू करना चाहूँगा, जिसने मुझे मौका दिया कि मैं अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सकूं और ज़रूरतमंद लोगों तक अपनी बात रख पाऊँ। Yes. इन फ्यूचर आयुर्वेद के लिए और भी अच्छा करने का प्लान्स हैं। सो जितना मौका मिलेगा, जैसे मौका मिलेगा, हम अच्छा करेंगे लाइफ में, आयुर्वेद के लिए भी और खुद के लिए भी। सो थैंक यू सो मच। It was such an informative topic. थैंक यू सो मच। Thank you for having me. See you in the next podcast. Stay connected with us.